वेलकम फ्रेंड्स, आपका वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हिंदी सभी के लिए जानना समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारी ये राष्ट्रभाषा है। तो सभी दोस्तों से, सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह है कि आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। आपको बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत से रोचक क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो प्रैक्टिस सेट में आज हम सुपर 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 50 प्रश्नों का एक संग्रह लेकर आए हैं, जो कि यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से और जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और इसका लाभ उठाइए। और हम क्वेश्चन में जो है डिस्क्रिप्शन भी करेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से तैयार होता चले। तो यह जो है अध्यापक पात्रता परीक्षा या अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप इसका अब वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रैक्टिस सेट में जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें है पुष्पांजलि है, निरापराध है, सी है भास्कर, डी है उज्ज्वल। तो दोस्तों इसमें देखिए और थोड़ा दिमाग भी लगाइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, अशुद्ध है। तो जैसे कि पहला पुष्पांजलि तो राइट है, पुष्पांजलि ऐसे ही लिखा जाता है। सेकंड ऑप्शन बी है निरपराध, इसको लिखा गया है निरापराध लिखा गया है। तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। और सी वाला भास्कर भी सही है, उज्ज्वल डी वाला उज्ज्वल भी सही है। तो बी वाले ऑप्शन पे आप टिक लगाइए, क्योंकि यह क्वेश्चन या अशुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो इस पे आप टिक लगाइए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्याय नहीं है। कौन सा शब्द अमृत मीन्स क्या होता है, सुधा, जिसे सोमरस भी कहते हैं, इसका पर्याय नहीं है। पहला इसमें दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में सुधा दिया गया है, बी में दिया गया है अमीय, सी में दिया गया है मधु दिया गया है, और डी में दिया गया रसाल। तो जैसे कि अमृत शब्द का अगर हम पर्यायवाची निकालेंगे तो सुधा भी हो सकता है, ऑप्शन ए सुधा भी हो सकता है, बी अमीय भी हो सकता है, और डी मधु भी हो सकता है। लेकिन डी जो रिलेटिव करता है रसाल का आम से रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पर ये अमृत का एक पर्याय नहीं है। इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक, जो संबंध बनाता हो उस वाक्य को पहचानना है। तो ऑप्शन ए है राम खाना खाता है, बी ऑप्शन है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, सी है राम ने रावण को मारा, डी है माँ अपने बच्चे को मारती है। इसमें दोस्तों ज़रा गेस करिए, दिमाग लगाइए, देखिए कौन सा वाक्य जो है संबंध कारक है। तो जैसे राम खाना खाता है, तो इसमें खाने का काम हो रहा है। तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, इस ऑप्शन में ज़रा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी में राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ राधा और कुत्ता दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है। किसका कुत्ता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बी ऑप्शन इज राइट, इसी पे करेक्ट लगाइए, क्योंकि ये ऑप्शन एकदम राइट है। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। जैसे कि पहला है देश भर
इसमें वाक्य दिया गया, देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। इसमें हमें सेलेक्ट करना है पदबंध। पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण, बी है संज्ञा, डी है सर्वनाम, डी है क्रिया। तो मित्रों इसमें गेस करिए, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या पूछ रहा है, पदबंध पूछ रहा है। रेखांकित हुए भाग में देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो इसमें हमें ढूंढना है कि पदबंध कौन सा पदबंध है। तो पहला दिया है क्रिया विशेषण, बी है संज्ञा, डी है सर्वनाम और डी है क्रिया। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देश भर के युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो यहाँ देखो देश भर के युवा यहाँ पर रिलेटिव कर रहा है, क्योंकि यह सब्जेक्ट मतलब संज्ञा से रिलेटिव है, इसीलिए यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन इज राइट है। संज्ञा पे आप करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित क्रमवाच्य का उदाहरण है। क्रमवाच्य जो क्रम से शुरू स्टार्ट होता है, कोई संज्ञा से स्टार्ट होता है, तो ऐसे वाक्यों में क्रमवाच्य। जैसे पत्र, यहाँ पर देखिए थोड़ा गलती हो गई प्रिंट में। पत्र लिया जाता है, पत्र लिया जाता है या पत्र लिखा जाता है। बी ऑप्शन है राम पुस्तक पढ़ता है। सी है सीता पत्र लिखती है। डी है मुझसे बैठा नहीं जाता। तो इसमें क्रमवाच्य इसमें कौन सा हो सकता है। कर्ता का फल जिस पे पड़ता है वही क्रम होता है। तो यहाँ पर देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें राम और पुस्तक, राम कर्ता पुस्तक कर्म है। और सीता पत्र लिखती है, सीता जो है क्या है, संज्ञा है, पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है। मुझसे बैठा नहीं जाता है, तो इसमें मुझसे जो है ये कर्ता है। तो इसमें देखिए पहले ऑप्शन में पत्र लिया जाता है। इस ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये पत्र जो है क्या है, क्रमवाच्य, मतलब क्रम से स्टार्ट हो रहा है। तो पत्र लिया जाता है, यही ऑप्शन इसमें राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग इसमें ढूंढना है हमको। जैसे ऑप्शन ए है वेदना, बी है अध्याय, डी है त्याग, डी है नेत्र। तो गेस करिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो सकता है। जैसे कि आप गेस कर रहे हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए वेदना, वेदना स्त्रीलिंग वर्ड है, शब्द है। तो बी पे करेक्ट लगाइए, यही सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता हो। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो इसमें ऑप्शन ए में देखिए उस पहाड़ी के पीछे, बी है उस पहाड़ी, सी है मेरा गांव है, डी है के पीछे। तो इसमें क्रिया विशेषण हमें पता करना है। तो देखिए मित्रों, देखिए इस वाक्य में देखिए उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो मेरा गांव है, तो मेरा गांव है, तो इसमें मेरा गांव है ये क्या है, इसको जैसे अगर हम इसमें देखिए मित्रों मेरा गांव है कहाँ है, उस पहाड़ी के पीछे। तो यहाँ मेरा गांव है, तो मेरा गांव की विशेषता उस पहाड़ी के पीछे बता रहा है, इसलिए इसमें उस पहाड़ी के पीछे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। उस पहाड़ी के पीछे, यही इसमें करेक्ट है, इस पर करेक्ट लगाइए। क्रिया विशेषण इसमें यही है, मेरा गांव कहाँ है, उस पहाड़ी के पीछे, तो इसी पे राइट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। तो मित्रों इसमें गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही है। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। तो वियोग श्रृंगार की कुल मिला के 10 दशाएं मानी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। अगला हम देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विषयामदिबोधक अव्यय नहीं है। प्रशंसा सूचक और विषयामदिबोधक अव्यय नहीं है। तो इसमें गेस करिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट है। जैसे पहला इसमें है, पहला ऑप्शन है साधु, साधु, सुंदर, बाप रे बाप, शाबाश।
तो गेस करिए मित्रों, इसमें कौन सा जो है प्रशंसा सूचक विषयानुबोधक अव्यय नहीं है। इसमें जो प्रशंसा मतलब होता है बड़ाई करना, तो इसमें कौन सा नहीं है? साधु साधु, सुंदर, शाबाश, बाप रे बाप। तो जैसा कि आप गेस कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, बाप रे बाप, इसमें जो है प्रशंसा सूचक विषयानुबोधक नहीं है। तो यही सी वाला इसमें करेक्ट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोरो बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजती, सरतहि बान की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो। अरिहा समरसही, ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? तो गेस करिए दोस्तों, इसमें जो है किस रस का उदाहरण है? रस कुल मिला के जैसे श्रृंगार रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, इसमें सब दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया अद्भुत, बी दिया गया करुण, सी दिया गया वीर, डी गया रौद्र रस। तो इसमें देखिए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही है। पहले पंक्ति को एक बार और पढ़ लेते हैं। बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजती, सरतहि बान की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो। अरिहा समर्थहि, ये पंक्तियाँ अरिहा समर्थहि, ये पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण है? तो जैसे कि इस पंक्तियों में हमें क्या स्पष्ट हो रहा है? बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजती सरतहि, तो जैसे कि हमें स्पष्ट हो रहा है इसमें क्रोध प्रकट हो रहा है। इस पंक्तियों में जो है क्रोध स्पष्ट हो रहा है। तो इसमें रस कौन सा होगा? तो रस गेस करिए दोस्तों, इसमें जो है रौद्र रस का स्थायी भाव रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। तो क्रोध इसमें रौद्र, जो डी ऑप्शन है यही इसमें राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उप विराम का चिन्ह है, उप विराम का चिन्ह इसमें कौन सा है मित्रों? गेस करिए। जैसे कि हम जानते हैं पूर्ण विराम का चिन्ह अल्प विराम का ऐसे होता है, पूर्ण विराम का ऐसे होता है। तो इसमें उप विराम का चिन्ह जैसा कि आप गेस कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए डबल डैश दिया गया है, तो यही राइट है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये सब जो है किस काल के कवि हैं, संत कवि हैं? तो दोस्तों गेस करिए। जैसे कि ज़्यादा जो हमने पदों को पढ़ा हुआ है, आज तक जो पढ़ा हुआ है, इस सब पंक्तियों में ज़्यादा हमें भक्ति रस निकल के आता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल, बी है भक्तिकाल, डी है रीतिकाल, सी है रीतिकाल, डी है आधुनिक काल। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर बी भक्तिकाल इज राइट, क्योंकि कालिदास, तुलसीदास, सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं, संत कवि हैं। तो इसी पे सी पे राइट लगाइए, करेक्ट लगाइए, यही ऑप्शन राइट है। अगला हम देखते हैं दोस्तों, अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अजंत ऑप्शन है अजा प्लस अंत, बी ऑप्शन है अज प्लस अंत, सी है अज प्लस अंत, अच प्लस अंत, डी है अच प्लस अंत। तो मित्रों जैसे अजंत के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें जो हलंत वाला है, जैसे ऑप्शन नंबर सी है अच धन अंत, अजंत। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सी ऑप्शन इज राइट, इसी पे करेक्ट लगाइए। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? जैसे नदी, ऑप्शन ए है नदी, बी है प्रत्येक, सी है साधु, डी है घर। तो गेस करिए दोस्तों। जैसे कि हम क्वेश्चन के प्रति जो है डिस्कशन भी करते चल रहे हैं, जिससे आपका हिंदी जो है बहुत मजबूत
बहुत बहुत मजबूत होती चली जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। ये ना समझिए कि इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम जो है वेस्ट हो रहा है, लेकिन कुछ इसका लाभ भी हो रहा है। तो चैनल को वीडियो जो है इस हिंदी प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक देखिए। जैसे कि हम बता रहे हैं कि इसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। पहला है नदी, तो नदी का अगर हम बहुवचन करेंगे नदियाँ हो जाएगा। प्रत्येक जो है ये प्रत्येक सदैव जो है ऑप्शन नंबर बी, ये सदैव एक वचन में इसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। साधु का साधुओं हो जाता है, घर का घरों हो जाता है। प्रत्येक का प्रत्येकों नहीं होता, प्रत्येक का प्रत्येक ही रहता है, इसलिए एक वचन है। बी ऑप्शन इज राइट। तो मित्रों आप चैनल देखते रहिए, और अगर चैनल से आप नए हैं तो पहले रेड कलर के बटन पर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल बेल आइकन है, उससे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हिंदी, साइकोलॉजी या इंग्लिश, मैथ, किसी भी टॉपिक से अगर हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चलती रहे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। तो इसमें देखिए शुद्ध करना है। ऑप्शन ए है यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। ऑप्शन नंबर डी है यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया। तो इसमें जो शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है क्वेश्चन नंबर 16 में? तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है, क्वेश्चन नंबर 16 में गेस करिए दोस्तों कौन सा राइट है। जैसा कि आप गेस कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में जो है यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया, तो ये वाला इसमें राइट है, तो इसी पे आप करेक्ट लगाइए। अगला हम देखते हैं। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फर्स्ट इसमें रूपक, बी ऑप्शन श्लेष, सी है यमक, डी है उपमा। तो गेस करिए दोस्तों, जहाँ पर एक शब्द हो, मतलब एक शब्द का यूज कई बार हुआ हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? जैसा कि आप गेस कर रहे हैं, जैसे कनक कनक तिस्सव गुनी माधकता अधिकाय, या खाए बौराए या पाए बौराए। तो इसमें कनक कनक का दो अर्थ है, तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ क्या होता है? एक कनक का अर्थ धतूरा, एक कनक का अर्थ सोना होता है। उसी प्रकार से इस पंक्तियों में देखिए, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो यहाँ पर जो मन का 2 बार यूज हुआ है, इसका जो है अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर सी है, यही राइट है। यमक अलंकार यहाँ होना चाहिए, तो यही सी इसमें राइट है। सी वाले पे आप करेक्ट लगाइए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? हास्य मीन्स हंसी होती है, इसका विलोमार्थी उल्टा शब्द यहाँ पर हमें ढूंढना है। तो पहला इसमें ऑप्शन है शौर्य, बी है उपहास, डी है रुदन और डी है हास्य। तो हास्य का विलोमार्थी कौन सा शब्द है? गेस करिए दोस्तों। जैसा कि आप गेस कर रहे हैं, इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी उपहास, हास्य का उपहास, ये बी वाला राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक, पहला ऑप्शन है मैं, वह, जो, कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा हो सकता है दोस्तों? इसमें गेस करिए। जैसा कि आप गेस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में डी, कोई एक अनिश्चय सर्वनाम है, तो डी वाले पे करेक्ट लगाइए, यही राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए।
उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। पहला है उपरो प्लस उक्त, बी है ऊपर प्लस उक्त, सी है ऊपरी प्लस उक्त और डी है ऊपरी प्लस उक्त। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, इस पे गेस करिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट है। जैसे हम पढ़ रहे हैं ऊपरी युक्त, ऊपरी धन उक्त, जैसे हम अर्थ निकाल रहे हैं इसका अलग अलग, ऊपरी धन उक्त। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो है डी वाला ऑप्शन ऊपरी धन उक्त यही राइट है, इस पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दिए गए वाक्य के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ABC से इंगित कर दीजिए, कोई त्रुटि ना होने पर उत्तर डी दीजिए। तो इसमें दिया गया है जैसे ABCD करके दिया गया है, इसमें कौन सा किसमें गलतियां हैं। अगर कोई त्रुटि ना हो तो उसको डी उत्तर दे दीजिए। तो पहला इसमें जैसे ए वाले में है, कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है, कोई त्रुटि नहीं, डी है। तो ये वाले में है कृपया आप ही। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पर जो है कृपया आप यह बताने की कृपा करें, तो यहाँ ही नहीं होना चाहिए। तो ए वाला इसमें क्या है, ए वाला जो है ए वाले में त्रुटि हुई है, कृपया आप ही यहाँ से हटा दीजिए। कृपया आप यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है, तो ही हटा दीजिए, ए वाले में त्रुटि हुई है, तो ए वाले पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दुम दबाकर भागना मुहावरा का अर्थ निम्न विकल्पों में कौन सा है। दुम दबा के भागना, जैसे पहला ऑप्शन है डरा कर भागना, बी है बिना डर के भागना, सी है डर कर भागना और डी है डर कर भगाना। तो दुम दबा कर भागना का अर्थ क्या होता है, गेस करिए। दुम दबा कर भागना मतलब क्या होता है, डर कर भागना। जैसे कि आप गेस कर रहे हैं डर कर भागना, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कौन सा वाक्य सत्यात बोधक भविष्य काल में है। ऑप्शन नंबर ए है जवान देश की सेवा करते रहेंगे, शायद विनोद चला गया, सी है मैं लखनऊ जाऊंगा, डी है कृष्ण मुरली बजाएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों सत्यात बोधक भविष्य काल में है, जो सत्यात बोधक कुछ सत्य भी है इसमें। तो इसमें गेस करिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट है। तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ये भविष्य काल में भी है और कुछ सच भी है। तो जवान देश की सेवा करते रहेंगे, तो ए वाला राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या है, गेस करिए दोस्तों, इसमें कौन सा हो सकता है हिंदी अनुवाद। परिचय पत्र तो नहीं हो सकता है, डी वाला जो दिया गया है दोस्तों। अनुशंसा पत्र भी नहीं हो सकता है, और बी वाला ऑप्शन है स्तुति पत्र और प्रमाण पत्र, इन्हीं दोनों में से हो सकता है। तो टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रमाण पत्र, इसी पे करेक्ट लगाइए, यही राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। कालिंदी, ए है सरस्वती, बी है लक्ष्मी, सी है गंगा, डी है यमुना। तो गेस करिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो कालिंदी का जो पर्यायवाची होता है यमुना होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है, तो यही इसका राइट है। तो डी वाला ऑप्शन 25 क्वेश्चन नंबर 25 में जो है डी वाला सही है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। जो बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती हैं किसी की, जैसे कि नदियां जो हैं खून से भर गई हैं, तो इसमें कौन सा वर्ड जो है यूज हो सकता है, उसी के लिए है। तो ऑप्शन में है अतिशयोक्ति, बी है अतिशयोक्ति, सी है अतिशयोक्ति और डी है अतिशयोक्ति। तो जैसे कि यहाँ पर कौन सा वर्ड
सुटेबल है? गेस करिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में। तो बढ़ा चढ़ाकर कोई बात अगर कही जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, डी वाला इसमें राइट है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। अतिशयोक्ति, या यहाँ जो अतिशयोक्ति लिखा गया है, रा लगा है ता के ऊपर, ये रॉन्ग है, सिर्फ अतिशयोक्ति यही सही है, इस राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 27 क्वेश्चन। विकृति आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। जैसे विकृत है, आकार है, वेश है, बोली है, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? जैसे विकृत आकार हो, वेश हो और बोली हो और चेष्टा हो, व्यवहार उसका अलग अलग हो, तो इसके वर्णन से क्या उत्पन्न होता है? गेस करिए, जरा दिमाग पर जोर डालिए। ऑप्शन नंबर ए है हास्य रस है, बी है शांत रस, डी है करुण रस और डी है रौद्र रस। क्या उत्पन्न होगा इसमें? जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, हास्य रस उत्पन्न होगा। जैसे आकार विकृत हो, आकार उसका अलग हो, वेश उसका वेश भी अलग हो, वेशभूषा भी अलग हो, बोली भी दूसरी टाइप की हो, चेष्टा भी, व्यवहार भी दूसरा हो, तो क्या उत्पन्न होगा? हंसी ही उत्पन्न होगी। इसलिए ए वाला ऑप्शन इज राइट है, हास्य रस लगाइए। 27 क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही है, इसी पे करेक्ट लगाइए। अगला हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में विशेषण है, निम्नलिखित में विशेषण है, इसमें जैसे लंबाई है, बी है बुढ़ापा, सी है समझ, डी है शांत। इसमें गेस करिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो विशेषण क्या होता है? विशेषण वह वर्ड होता है जो किसी वाक्य की क्या शोभा बढ़ाता है, वही विशेषण होता है। तो इसमें गेस करिए दोस्तों, कौन सा वर्ड सही है? तो ऑप्शन नंबर जैसे कि आप गेस कर रहे हैं शांत, इसमें शांत, डी वाला राइट है, यही विशेषण है, तो डी पे करेक्ट लगाइए। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14 या 16 मात्राओं पर यति होती है? वो क्या होता है? जैसे कि हम सोरठा के बारे में पढ़े हैं, 11 और 13 मात्राओं के बाद यति होती है। सोरठा का दोहा जो होता है 11 13 मात्राएं होती है, इसका उल्टा सोरठा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 28 मात्राएं होती हैं और 14 और 16 मात्राएं पर यति होती है, तो क्या हो सकता है? गेस करिए दोस्तों, इसमें क्या हो सकता है? दोहा हो नहीं सकता है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 29 में सी वाला हरिगीतिका है, हरिगीतिका, सी ऑप्शन इसमें राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो निस जो दिया गया है इसमें देख लीजिए, पापी है, निष्पाप है, निशा है, पाप है। तो उपसर्ग जो आगे लगाया जाता है, उपसर्ग जो होता है, प्रीफिक्स जो आगे लगाया जाता है, ऐसा वर्ड होता है। इसमें जो है इससे कौन सा शब्द है इसमें? क्वेश्चन नंबर 30 में तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं दोस्तों, इसमें देखो निस आगे लगा है, निस पाप, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इसी पे करेक्ट लगाइए, यही सही है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्दों पंक्ति को चुनिए। जैसे सर्प का जो पर्यायवाची होता है, क्या क्या होता है? भुजंग, उरग भी होता है, व्याल भी होता है। तो इसमें देखिए कौन सा इसमें मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, व्यालु है, भुजंग है, उरग है। बी वाले में है व्याल है, भुजंग है, उरग है। सी वाले में व्याल है, भुजंग है, उरुगु है। डी वाले में व्याल है, भुजंग है, उरग है। तो कौन सा इसमें राइट है? तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, सर्प का जो पर्यायवाची होता है, सिनोनिम होता है, व्याल होता है, भुजंग होता है, उरग होता है। तो बी वाला ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? हिंदी भाषा में कौन सा फ्रेंच भाषा से लिया गया है? यहाँ पर शब्द हैं, ऑप्शन ए है गार्ड, बी है सूटकेस, सी है कारतूस, डी है अलमारी। तो ये फ्रेंच भाषा से, अभी तक हमने जो है हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का बहुत
बहुत प्रयोग देखा है, जैसे गार्ड, सूटकेस, अलमारी, ये सब अंग्रेजी वर्ड है। बट इसमें जो है कारतूस, ऑप्शन नंबर सी 32 में, ऑप्शन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 में सी ऑप्शन कारतूस इज राइट है। ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, इसी पे करेक्ट लगाइए, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, नीलकंठ में निम्नलिखित में कौन सा समास है? नीलकंठ में, तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर कोई शब्द हो, अगर उसका वर्णन कर दिया जाए और तीसरा शब्द बन जाए तो वहाँ पर कैसा अलंकार होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, दस हैं आनन जिसके, मतलब क्या होता है? रावण। उसी प्रकार से नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मतलब भगवान शिव, भगवान शंकर। तो इसमें जो है तीसरा शब्द जो है बन रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार, कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में डी वाला ऑप्शन राइट है, बहुब्रीहि समास है नीलकंठ में, इसी पे करेक्ट लगाइए। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, रेखांकित का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? रेखांकित का सही सामासिक विग्रह, ये है रेखा पर अंकित, रेखा में अंकित, रेखा से अंकित, रेखा के लिए अंकित। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा राइट है? दोस्तों जरा गेस करिए। रेखांकित, रेखांकित का सामासिक विग्रह क्या हो सकता है? रेखांकित मतलब रेखा से अंकित। तो क्वेश्चन नंबर 34 में सी ऑप्शन इज राइट, रेखा से अंकित, यही राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या कितनी मानी है? जो भरत मुनि थे उन्होंने रसों की संख्या कुल मिला के कितना माना है? 8 माना है। वैसे तो अब जो है 10 रस होते हैं, दो रस इसमें बढ़ गए हैं, एक वात्सल बढ़ा, एक और बढ़ा है। तो कुल मिला के पहले भरत मुनि ने जो रसों की संख्या मानी थी वो कुल मिला के 8 थी। तो ए वाले पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम मीन्स होता है शुद्ध। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा हो सकता है? जो संस्कृत का शब्द होता है उसी को तत्सम कहा जाता है। पहला इसमें कारण है, बी है लोहा, और सी है बंदर, डी है दूध। तो इसमें देखिए तत्सम जो होता है जो संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत से इसमें कौन सा? बानरा होता है, नहीं बंदर। तो इसमें सी वाला ऑप्शन इज राइट है, सी जो बंदर दिया गया है यही राइट है। दूध का दुग्ध होता है, और बी जो लोहा है लव होता है, और इसमें जो कारण है करण होता है। तो इसमें जो है यही बी वाला, सी वाला जो ऑप्शन है बंदर, यही राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? यहाँ पर कवि दिया गया है, देखो जैसे पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है मैथिली शरण गुप्त, डी है सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें देखिए किस कवि को जो है महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? तो ऑप्शन नंबर, इसमें जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है, मैथिली शरण गुप्त को जो है महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। तो सी वाला राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पहला इसमें मारवाड़ी है, बी है मेवाड़ी, सी है मगधी, डी है मेवाती। तो जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान में जो है क्या बोला जाता है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ये सब भाषाएं वहाँ पर बोली जाती हैं। बट यहाँ पर मगधी भाषा कुल मिला के यहाँ पर जैसे हमारे ये बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन सब राज्यों में मगधी बोली जाती है। तो वहाँ उस राज्य का ये भाषा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 में सी वाला क्या है? करेक्ट है, ये नहीं आता है, करेक्ट है, यही पर करेक्ट लगाइए, यही सही है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 39, जो ना दिखाई पड़े के लिए एक शब्द है, जो ना दिखाई पड़े उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अगोचर्य, बी है अदृश्य, सी है अगोचर, और डी है अगोचर। तो इसमें कौन सा राइट है? गेस करिए। जो दिखाई न दे उसे क्या कहा जाता है? उसे अदृश्य कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 39 में बी राइट है, अदृश्य, इसी पे करेक्ट लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम ये
क्या कहते हैं, क्वेश्चन में जो है डिस्क्रिप्शन भी करते चल रहे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप चैनल से नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 देखते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो मतलब ऐसे वर्ड जो जिनसे ये दोनों वर्ड मिलकर बनते हैं उसे प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है मिल, बी है आप और तीसरा है अप और डी है लाभ। तो मिलाप, मिलाप में जो लास्ट में निकल के आ रहा है आप, वही प्रत्यय होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में बी वाला ऑप्शन राइट है आप, तो आप पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 देखते हैं। दीर्घ तथा विपरीत स्वर्ग कौन सा है? दीर्घ तथा विपरीत स्वर्ग कौन सा है? दीर्घ स्वर्ग इसमें कौन सा हो सकता है? जैसे ऑप्शन है ए है आ, बी है ओ, सी है ए, डी है आ। तो इसमें दीर्घ शब्द कौन सा हो सकता है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है आ, यही दीर्घ शब्द है, इसी पे करेक्ट लगाइए। अगला हम देखते हैं उपेंद्र बज्रा। बज्रा किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन है मात्रिक सम छंद, बी है वर्णिक छंद, सी है मात्रिक अर्धसम छंद, सी है विषम छंद। तो इसमें गेस करिए दोस्तों कौन सा है? उपेंद्र बज्रा में किस प्रकार का छंद है? तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं दोस्तों, इसमें उपेंद्र बज्रा जो है वर्णिक छंद है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, तो इसी पे करेक्ट लगाइए। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है? भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद, शब्दानुवाद। तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं दोस्तों, मूल पाठ का जो शब्दशः अनुवाद किया जाता है वो क्या कहलाता है? शब्दानुवाद कहलाता है। तो 43 क्वेश्चन नंबर 43 में डी वाला ऑप्शन सही है, शब्दानुवाद, यही राइट, इसी पे करेक्ट लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 देखते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? बिना पलक झपकाए के लिए एक सुटेबल शब्द इसमें ढूंढना है। तो ऑप्शन है अपलक, आपालक, सी है अध्यापक और डी है अध्यापक। तो इसमें कौन सा शब्द जो है एकदम राइट है? तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, बिना पलक झपकाए के लिए अपलक, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चिंत है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि इसको क्रम वाइज व्यवस्थित करना है। इसमें वर्ड दिया गया है प्राचीन काल में, या है अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना, रा है जिससे एक व्यक्ति, ला है पुस्तकें हस्तलिखित होती थीं, वाह है के लिए विविध विषयों पर, बड़ा कठिन था। तो इसमें जो है हमें सुटेबल मतलब सेट करना है क्रम वाइज। तो प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थीं, पुस्तकें हस्तलिखित होती थीं जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, बहुत सटीक तरीके से ये मतलब सेट हो गया है। तो प्राचीन काल में पहले क्या आया है? प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित, तो यहाँ पर पुस्तकें हस्तलिखित होती थीं। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए इसमें मैच कर रहा है, जैसे कि बी। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं हम, प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थीं और जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। तो इसमें मैच कर रहा है ला, रा, वा, या। तो इसी पे करेक्ट लगाइए, यही इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 देखते हैं। जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं। तो इसको सभी लोग लगभग जानते हैं। राष्ट्रगान के रचयिता एक महाकवि हैं जिनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 46 में ए वाला ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? तो नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? तो ऑप्शन में है उन्हें वह उपाधि नहीं पसंद थी, बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, सी है बंग भंग के आंदोलन के विरोध में, सी है ब्रिटिश शासन ने उनसे ले ली। तो इसमें गेस करिए मित्रों कौन सा ऑप्शन राइट है। जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नहीं लिया था, उसे लौटा दिया था। तो बी वाला ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में बी वाला, तो बी वाले पे राइट लगाइए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गेस करिए दोस्तों इसमें कौन सा सही है। जैसे कि कुछ ऑप्शन नंबर ए है काबुली वाला, बी है मास्टर साहब, डी है पोस्ट मास्टर। तो इसमें कौन सी रचना है जिसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था? तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं गीतांजलि के लिए 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है 7 मई 1861 में कलकत्ता में, बी है 2 अक्टूबर 1861 गुजरात में, सी है 14 नवंबर 1869 इलाहाबाद में, टी है 5 सितंबर 1889 में उत्तर प्रदेश में। तो गेस करिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है ये कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 7 मई 1861 में कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, यही राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 15, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? उनके पिता मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के पिता कौन से समाज के नेता थे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया ब्रह्म समाज, बी है आर्य समाज, सी है सत्य शोधक समाज और डी है रामकृष्ण मिशन समाज। तो गेस करिए दोस्तों इसमें कौन सा है। तो उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? ऑप्शन नंबर ए राइट है, ब्रह्म समाज के नेता थे। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। मित्रों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप चैनल से जुड़े रहिए और इसे स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए। और हमारे इस चैनल को जो है अगर आप नए हैं तो रेड कलर बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अगर हम लेकर आते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।